अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था डिसीजन स्ट्रक्चर के बारे में। बेसिकली हमने दो टाइप के डिसीजन स्ट्रक्चर पढ़े थे, एक था हमारे पास इफ एल्स और एक था हमारे पास स्विच केस। नेस्टेड डिसीजन स्ट्रक्चर क्या होता है कि जस्ट लाइक कि अगर मैं एक इफ की कंडीशन लिखता है, इफ एल्स हम किसका इस्तेमाल करते थे, ये हमारे पास इफ का एक क्लॉज बनता था और एक हमारे पास एल्स का क्लॉज बनता था। अब अगर मुझे इसको नेस्टेड इफ एल्स बनाना है तो मैं इस इफ के अंदर एक और इफ एल्स लगा दूंगा। सही, ये इफ एल्स के अंदर मैंने एक और इफ एल्स लगा दिया। अब ये हमारे पास क्या बन गया है, नेस्टेड इफ एल्स। तो यहाँ पर मैंने इसका एल्गोरिथम भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये एल्गोरिथम का सवाल क्या है हमारे पास कि हमें तीन वैल्यूज दी हुई है और हमें उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यानी कि हमारे पास तीन वैल्यू कौन सी है, एक्स वाई और जी है। हमें उसमें से मैक्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैक्स वैल्यू हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे, लेट्स सपोज करो मुझे चेक करने के एक्स की जो वैल्यू है वो मैक्स है कि नहीं। तो मैं किस तरीके से करूँगा कि पहले एक्स को कंपेयर करूँगा वाई के साथ और इसके बाद मैं एक्स को कंपेयर करूँगा जेड के साथ। और अगर इन दोनों से एक्स जो हमारा मैक्स आ जाता है तो उसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है, सबसे बड़ी है। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि सबसे पहले एक इफ की क्रॉस लगाई है। सही है, ये इफ की क्रॉस करने में चेक किया कि अगर x इज ग्रेटर देन y, अगर x y से बड़ा है तो ही मैं इस लूप के अंदर आऊंगा। ये जो है, ये सारा जो काम है हमारे पास ये हो रहा है हमारे पास इफ के अंदर। सही है, ये सारा काम कहाँ हो रहा है, इस इफ के अंदर। अब इफ के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर x y से बड़ा है तो क्या करो कि आप x को चेक करो क्या x z से ही बड़ा है कि नहीं। अगर x z से बड़ा है, सही है, तो क्या होगा, हमारे पास मैक्स वैल्यू क्या आ जाएगी, x। लेकिन अगर x z से बड़ा नहीं है लेकिन x y से बड़ा है तो क्या हो गया, मैं इसका मतलब क्या हुआ कि z हमारी मैक्स वैल्यू हो जाएगी। सही है, लेकिन अगर हमारे पास जो x है ये y से बड़ा नहीं होता, मतलब कि ये जो if की कंडीशन है यही फॉल्स हो जाती, तो हम लोग किधर जाएंगे, इस एल्स से जाएंगे हम यहाँ पर इसके एल्स की कंडीशन में। एल्स के अंदर मैंने क्या किया है, एक और मैंने नेस्टेड इफ एल्स लगाया कि एल्स के अंदर वापस मेरे पास क्या हो रहा है, इफ एल्स की कंडीशन आ रही है। यहाँ पर मैंने इफ की कंडीशन क्या चेक किया कि y को चेक करके y z से बड़ा है, तो इस इफ की कंडीशन में पता चल गया कि y x से बड़ा है अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। और फिर यहाँ पर हमने चेक किया कि y z से बड़ा है, अगर y z से भी बड़ा है तो उसका मतलब क्या है कि y इज द मैक्स वैल्यू, वरना z इज द मैक्स वैल्यू। ये था इसका एल्गोरिथम। उसका कोड भी चेक कर लेते हम लोग, कोड किस तरीके से होगा। यहाँ पर मैंने यही किया कि आप देख सकते हैं कि पहले मैंने एक्स वाई जी यूजर से वैल्यूज ले ली एक्स वाई जी की। अब यहाँ पर हमारी ये इफ की कंडीशन शुरू हो रही है। सही, अब ये जो इफ है ना, इसका ये यहाँ तक है पूरा। और ये इस इफ का जो है सबसे पहले जो इफ है हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन वाई, ये इसका एल्स कंडीशन है। सही है, मैंने दोनों इफ के अंदर भी ये इफ एल्स का इस्तेमाल किया है और एल्स के अंदर भी हमने इफ एल्स इस्तेमाल किया है। सब इससे हो क्या रहा है कि सबसे पहले हमारी ये इफ की कंडीशन चलेगी एक्स ग्रेटर देन वाई, अगर एक्स बड़ा है वाई से तो फिर हमारे पास ये कंडीशन होगी जिस तरीके से हमने एल्गोरिथम में अभी समझा था। सही है, और फिर इस तरह हमारे पास क्या आ जाएगी, तो लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स इज परसेंटेज डी कॉमा एक्स। क्योंकि एक्स हमारे पास इंटीजर में इसलिए हमने परसेंटेज डी यूज किया है, ये तो आपको पता ही होगा। तो अब मैं इस प्रोग्राम को चला के दिखाया था एक बार। अब हम यहाँ पर x की वैल्यू डालते हैं, लेट्स सपोज करें 7। सही है, फिर इसका मैं y की वैल्यू डालता हूँ 5 और z की वैल्यू डालता हूँ 4। तो हमें वैसे तो पता चल जाए कि x की वैल्यू सबसे ज़्यादा बड़ी है, लेकिन अब देखते हैं आउटपुट हमारा सही आ रहा है कि नहीं। प्रोग्राम जो क्लास हमने कोड लिखा है हिसाब से आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। देखिए हमारे पास आ गया द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ x इज x इक्वल्स टू 7। अब मैं इसको एक और बार चला देता हूँ और अब मैं कोशिश करता हूँ कि x की वैल्यू सबसे स्मॉलेस्ट रखूँ। x की वैल्यू रखता हूँ 4, y की वैल्यू रखता हूँ मैं 5 और z की वैल्यू रखता हूँ मैं 9। तो अब चेक करते हैं हमारे पास आउटपुट क्या आता है। आउटपुट क्या है, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ इज z इक्वल्स टू 9। सही, अब समझते हैं नेस्टेड स्विच केस क्या होता है। हमने सिंपल स्विच केस हमने देखा हुआ है किस तरीके से बनता है। हमारे पास बेसिकली एक स्विच होता है जिसके अंदर हमारे पास कोई हम एक वेरिएबल इनपुट ले रहे होते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे मैं लेता हूँ ई। फिर इस हिसाब से हम इसके केसेस बनाते हैं, केस ए, केस बी, केस सी। सही है, ये तो हमें पता है।
अब नेस्टेड स्विच केस में क्या होगा कि हम किसी केस के अंदर, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे केस ए लिखा है ना, इसके अंदर मैं एक और स्विच के इस्तेमाल कर लूँ। जस्ट लाइक केस ए अगर हमारे पास ट्रू हो रहा है, सही है, यूजर ने ई की वैल्यू, अगर यहाँ पर ई की वैल्यू यूजर ने ए डाली है और हमारे पास केस ए के अंदर आ गए हम लोग, तो अब हम क्या करेंगे, ए के अंदर मैं एक और स्विच केस बना दूँ, स्विच, और यहाँ पर लेता हूँ मैं आंसर, और फिर इसके अलग से केस बन रहे हैं यहाँ पर अंदर, सही है। यहाँ पर इसके अलग से हम केस बनाए थे, केस ए, केस बी। सो नेस्टेड नेस्टेड का मतलब क्या है कि उस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन लगाना है। जस्ट लाइक कि हमने स्विच केस के अंदर भी देखा कि हम एक केस के अंदर एक और स्विच के इस्तेमाल कर रहे हैं, और एफ एस के अंदर भी हम क्या कर रहे थे कि एक इफ की कंडीशन के अंदर एक और एफ एस की कंडीशन लगा रहे थे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जस्ट हमने एक सिंटेक्स लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जस्ट लाइक हमारे पास ये पहला स्विच केस है, तो ये पहला स्विच है, ये इसकी केसेस है सारे, केस वन, केस टू, सही है, और ये इसकी डिफॉल्ट केस है। बाय डिफॉल्ट अगर सेट वन सेट टू हमारे पास नहीं होता ट्रू, तो कहाँ आएगा, यहाँ पर ये डिफॉल्ट केस में आ जाएगा। ये तो हमें पता है, स्विच केस की वीडियो के अंदर हमने देखा है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जस्ट लाइक ये केस टू हमारे पास है, लेबल सेट टू, सही है, हमारे पास केस टू है। अब केस टू के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक और हमने यहाँ पे स्विच केस लगाया, ये पूरा जो है केस टू के अंदर का, ये पूरा केस टू के अंदर काम हो रहा है सारा। अब केस टू के अंदर क्या काम हो रहा है, स्टेटमेंट आ रही है हमारे पास एक, और हमने एक और स्विच केस लगाया कि स्विच कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन, और फिर इसके अलग से केस चल रहे, केस वन, केस टू, ये सारे केस किसके अंदर चल रहे, केस टू के अंदर, सही। अगर केस टू ट्रू होगा तो ही ये हमारे पास ये दोनों केस चलेंगे, वरना पे नहीं चलेंगे। अब देखते हैं इसका कोई सवाल। तो सवाल क्या है हमारे पास, आयशा इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द नेम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, शी wants a list of country by just giving a starting and ending letter। सो बेसिकली यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें यूजर से क्या लेना है, एक स्टार्टिंग लेटर लेना है, सही है, एंडिंग लेटर लेना है, और इस हिसाब से जो जो कंट्रीज बनती है वो यूजर को हमें डिस्प्ले करवा देनी है। सब इसका कोड देखते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले है ना दो कैरेक्टर बना लिए, एक स्टार्टिंग लेटर और एक एंडिंग लेटर, सही है। यूजर से हमने स्टार्टिंग लेटर ले लिया और एंडिंग लेटर ले लिया। अब हम क्या करें कि सबसे जो पहला केस है हमारा आउटर केस, सही है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक स्टार्टिंग लेटर यूजर से ले रहे हैं। अब अगर यूजर ने स्टार्टिंग लेटर अगर ए डाला हुआ है, तो हमने एक ए के अंदर एक और स्विच केस बना दिया, पूरा ए के अंदर ही ये स्विच केस चल रहा है, सही है। और अगर यूजर ने स्टार्टिंग लेटर बी डाला हुआ है, तो ये बी के अंदर पूरा स्विच केस चल रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक। और ये हमारे पास डिफॉल्ट है, ये जो आउटर स्विच केस है उसका ये डिफॉल्ट है हमारे पास, कि जस्ट लाइक अगर ए या बी यूजर ने कुछ और डाला होगा, तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट कंट्री लगा दी कि डिफॉल्ट में ये आ जाए, सही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर लेट्स सपोज को यूजर ने स्टार्टिंग लेटर ए डाला है, तो अब हम क्या करेंगे, इस स्विच केस के अंदर आ जाएंगे, और इस स्विच केस के अंदर क्या काम हो रहा है हमारे पास कि हम चेक करें एंडिंग लेटर को। अगर एंडिंग लेटर भी ए है, तो हम कौन कौन सी कंट्रीज बेस में करेंगे, वो कंट्री जिसकी स्टार्टिंग भी ए से होती है, एंडिंग भी ए से होती है। जस्ट लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक अल्बानिया आ गया, एक अल्जेरिया आ गया हमारे पास, एक एंगोलिया आ गया, एंगोला आ गया, सही है। और अगर स्टार्टिंग लेटर ए है और एंडिंग लेटर एन है, तो हमने यहाँ पे ये वो कंट्री रिप्रेजेंट करा दी जो स्टार्टिंग ए से हो रही है और एंडिंग एन से हो रही है। इसके अलावा अगर कोई यूजर एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा हमारे डिफॉल्ट केस में हमने ये शो करवा दी, नो कंट्री फाउंड फॉर स्पेसिफिक लेटर। यही काम एग्जैक्टली हमने बी के लिए भी किया, सही है। अब मैं इसको प्रोग्राम को चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे लेट्स सपोज स्टार्टिंग लेटर डालता हूँ मैं ए, और एंडिंग लेटर भी हम डालते हैं ए। देखिए हमारे पास वो सारी कंट्रीज आ गई जो स्टार्ट भी एस हो रही है और एंड भी एस हो रही है। अब अगर मैं वापस चलाता हूँ, स्टार्टिंग लेटर डालता हूँ मैं बी और एंडिंग लेटर डालता हूँ मैं एच, तब देखिए वो कंट्री आ गई जो स्टार्ट एस बी से हो रही है और एंड किस पे हो रही है, एच पे। अब हम देखते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर होता क्या है। बेसिकली टर्नरी ऑपरेटर हमारे पास इफ एल्स की कंडीशन को है ना एक एक वन लाइन स्टेटमेंट में लिखने का तरीका है। इसका सिंटैक्स बेसिकली सिंपल सा है। हम क्या रहे हैं यहाँ पर कि जिस वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू स्टोर करवानी है, हम पहले उसका नाम लिखते हैं। जस्ट लाइक कि यहाँ पर हम लेते हैं, लेट्स सपोज आंसर में हमने एक वेरिएबल स्टोर करवाना है, सही है। अब जो कंडीशन है हमारी वो आएगी। कंडीशन हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास कंडीशन हो सकती है। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा हो। अब जो क्वेश्चन मार्क के बाद वाली जो स्टेटमेंट आएंगे ना, वो तब हमारे पास एग्जीक्यूट होगी जब ये कंडीशन हमारे पास क्या होगी, ट्रू, सही है। तो हम यहाँ पे जाएंगे। अब अगर ये कंडीशन
ट्रू होती है, मतलब ए बी से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चलो यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ करा देंगे, डिस्प्ले करवा दो ग्रेटर, सो हम यहाँ पर सिर्फ ग्रेटर लिख रहा हूँ मैं, सही है। अगर ए बी से बड़ा है तो हमें क्या करना है, डिस्प्ले करा दो ग्रेटर। अब क्या आ जाएगा, कॉलन हमारे पास दो। अब जो कॉलन के बाद जो है ना स्टेटमेंट, वो हमारे पास कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये हमारे पास जो कंडीशन है ये फॉल्स होगी। तो क्या होगा बेसिकली कि यहाँ पर आ जाएगा लेसन। अब हो क्या है बेसिकली कि अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है, जो ग्रेटर है हमारे पास वो आंसर के अंदर स्टोर हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है हमारे पास, सही है, तो क्या होगा, हमारे पास आंसर में क्या वैल्यू आ जाएगी, लेसन, सही है। सो मैं इसका आपको कोड भी दिखाया था कि आप यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने यही क्या कि हमें एक जिस वेरिएबल में स्टोर करवाया था वो था हमारे पास सी। सो हमने सी के अंदर क्या स्टोर करवाया था कि पहले हमने कंडीशन लिखी कि अगर इफ ए इज लेस देन बी हो जाए तो क्या करो कि ना एक ए की वैल्यू को स्टोर कर दो सी के अंदर, वरना पे बी की वैल्यू को स्टोर कर दो सी के अंदर। तो अगर मैं इसके इफ एल्स के तौर पे लिखूँ तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इफ के अंदर कंडीशन आ जाएगी ए इज लेस देन बी, और जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या होना चाहिए, हमारे पास सी इक्वल टू ए हो जाएगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी, मतलब कि एल्स के अंदर क्या होगा हमारे पास, सी इक्वल टू बी। सो अब बजाय इसके कि मैं ये इतना बड़ा कोड लिखूं, सही है, सो मैं क्या कर सकता हूँ, एक वन लाइन स्टेटमेंट में ये पूरा लिख सकता हूँ, सही। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जस्ट लाइक कि हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 10 और बी की वैल्यू क्या है 20। सो 10 इज लेस देन 20, तो ये हमारे कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी। सो मतलब कि आप कौन सी स्टेटमेंट चलेगी, ए वाली, सही। क्वेश्चन मार्क के बिल्कुल फौरन बाद वाली स्टेटमेंट चलेगी, और क्वेश्चन मार्क के फौरन बाद वाली स्टेटमेंट क्या है कि सी के अंदर क्या वैल्यू आनी चाहिए, जो ए की वैल्यू क्या है 10। सो हम यहाँ पर आउटपुट के अंदर देख सकते हैं कि सी के अंदर जो वैल्यू आई है वो आई है 10। अब इसी तरीके से हम है ना इसका है ना नेस्टेड वर्जन भी देख सकते हैं कि नेस्टेड किस तरीके से होगा। नेस्टेड टर्नरी ऑपरेशन यही इसी तरीके से होगा कि जस्ट लाइक कि हम एक स्टेटमेंट के अंदर हम है ना इसके है ना और टर्नरी ऑपरेशन लगा सकते हैं। कि हम सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जिस वेरिएबल के स्टोर करना है वो लिखेंगे, सही है, कंडीशन, ये हमारी कंडीशन आ गई। अब अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा ये ब्रैकेट चलेगा, सही है। सो हमने यहाँ पे क्या किया, कंडीशन अगर ट्रू हो रही ना तो हमने एक और टर्नरी ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पे। अब ये टर्नरी ऑपरेटर के अंदर भी वही हो रहा है जो हमने पहले देखा था कि क्या करें हम पहले, सबसे पहले हमें कंडीशन लिख रहे, कंडीशन के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद फौरन वो स्टेटमेंट आएगी जो ये कंडीशन की ट्रू होने पे चलेगी। तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया, इसका मतलब लिखिएगा अगर बी इक्वल्स टू 2 ये कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी तो ही हमारे पास 3 एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज क्या एग्जीक्यूट होगा 5, सही। और इसके बाद क्या अगर फॉल्स हो जाती है, ये इक्वल्स टू 1 नहीं होता, हमारा फॉल्स हो जाए तो हमारे पास कौन सा एग्जीक्यूट होगा, 0 आ जाएगा हमारे पास आंसर के अंदर। सो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या है कि a इक्वल्स टू 1। सो a की वैल्यू क्या 1 है, यस है, तो इसका मतलब कि हम इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। अब इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या कंडीशन है, b इक्वल्स टू 2, तो b इक्वल्स टू 2 है, यस b इक्वल्स टू 2, इसका मतलब हम कहाँ जाएंगे, यहाँ से हम इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएंगे। तो क्या इसके अंदर क्या लिखा हुआ है 3, इसका मतलब क्या है आंसर के अंदर क्या वैल्यू स्टोर होगी, आंसर के अंदर हमारे पास आ जाएगा 3। तो देख लेते हैं कि आंसर के अंदर वैल्यू क्या आ रही है। सो हम यहाँ पर आउटपुट से देख सकते हैं कि आउटपुट क्या आ गया हमारे पास आंसर के अंदर 3। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि हम किस तरीके से नेस्टेड इस्तेमाल कर सकते हैं हर डिसीजन के साथ। सो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है जो एग्जाम्स के अंदर आते हैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।